जी हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी कैसे हो आप लोग? जी अब देखो, कमेंट करना शुरू कर दिया, पूछना शुरू कर दिया, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, आपस में बातें कर लो। आपको तो मतलब कुछ नहीं करना, आपके तो फेविक्विक लगा दो होठों पे, फिर बोल के दिखाओ। अब जो आपस में कुछ बातें की ना, तो मैं सबके माथे भिड़ाऊंगा, देख लेना। आपस में बातें नहीं करना है। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो देखते कुछ नहीं है, सोचते कुछ नहीं है, बस सर टाइटल ये था, क्लास वो थी। बेवकूफों पढ़ लो। हाँ पढ़ लो बेवकूफों, पढ़ लो। क्लास कौन सी थी उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप पढ़ लो। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, हम तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो कैसे हो आप लोग? हम तो अच्छे, आप भी अच्छे ही होंगे, आई थिंक सो, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा है, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी अच्छे ही लग रहे हैं। चलो तो बात शुरू करें, आगे बढ़ाएं हमारी बात। कल कहाँ रोक दी थी हमने अपनी बात? हमने रोक दिया था कि जो एपिडेमियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है उसको आज हम खत्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी खत्म करते हैं, फिर लोग पढ़ते हैं। जी हाँ, गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल। हाँ, सबकी बात मैंने सुन ली, अब मैं आगे बढ़ूं आपसे। लो, इनको एक ही दिखता, आप कुछ शेयर करने वाले। रुको ना, आपको पेशेंस, जब आपका पेशेंस टूट जाएगा उसके बाद बताऊंगा, अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला। भूल जाओ, सुनो ना। हाँ ये लो, अब आता है सीरियल इंटरवल, जनरेशन टाइम, ये लेटेंट पीरियड, ये सीरियल इंटरवल। अब देखो, ये तीन बहुत काम के पीरियड है। अब सुनो, अरे सुन लो रे प्लीज। ये है जनरेशन टाइम। कौन सा टाइम? जनरेशन टाइम। अपन आज बात करते हैं आराम से, चलते चलते धीरे धीरे, कि हौले हौले से हवा लगती है। लगने दें हौले हौले से हवा। हाँ सर, ये लो, हौले हौले से हवा लगती है। चलो, हौले हौले से हवा लगती है। ये कैसा लग रहा है आपको कलर? ये कलर ठीक लग रहा? ये कलर ठीक नहीं है सर। हाँ, सबका मैंने सुन लिया। ब्लैक कलर ये आपको अच्छा लगेगा। चलो, अब मैं तीन चार टर्मिनोलॉजी आपके सामने रख रहा हूं जो एग्जाम में आएगी। सुन लो, इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो, पहली है जनरेशन टाइम। कौन सा टाइम है? जनरेशन टाइम। दूसरी क्या है? सीरियल इंटरवल। क्या है? सीरियल इंटरवल। ये दोनों कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शिव डिजीज में यूज लेते हैं। ठीक है। तीसरा, ये क्या है? लेटेंट पीरियड। क्या है? लेटेंट पीरियड। हाँ, तो सुनना अच्छे से, है ना, अच्छे से सुनना। फिर बोलोगे सर गलती हो गई, सर समझ में नहीं आया हमें, फिर गलतियां करोगे। तो सुनो, पहली बात, जनरेशन टाइम क्या है? टाइम टेकन फॉर ए पर्सन फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ इन्फेक्शन टू डेवलप मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी। डेवलप मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी is roughly equal to the incubation period of the disease. Latent period क्या होता है? is the period from disease initiation to disease detection. ये देखो कुछ वर्ड है, एक एक आपको समझाऊंगा। सीरियल इंटरवल क्या है? पप्पू और गप्पू के बीच वाला टाइम, पप्पू और टप्पू के बीच वाला टाइम। वो अब तीनों ही बता दूं आपको एकदम सही सही, नीचे वाला कुछ भी नहीं है, फर्जी लाइन है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, इतना पीरियड जिसमें कोई मरीज किसी दूसरे पर्सन को बीमारी दे सकता है, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। चलो अपन लोग सभी बात करते हैं, करें? ये लो, मिटा दिया। अब मैं सबसे पहला लेता हूं जनरेशन टाइम। क्या लेता हूं? जनरेशन टाइम। मान लो कि आज 1 जनवरी है। अब देखो, समझना बात को। मान लो आज 1 जनवरी है, किसी भी मरीज में पहला साइन आता है, मान लो 15 जनवरी को। कौन सी जनवरी को? 15 जनवरी को फर्स्ट साइन आता है। मेरी चीजों को नोटिस करें प्लीज, है ना, समझे, बस समझना है आपको। तो इसके बीच वाले पीरियड्स को क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड।
क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जी हाँ, इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। जनरेशन टाइम क्या है? इन्फेक्शन के रिसीव करने से लेके मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी पीरियड। अब देखो, कोई मरीज को कोई इन्फेक्शन हुआ, पहला साइन आएगा उस, वहां तो इंक्यूबेशन पीरियड की बात होती है। अब मैक्सिमम इन्फेक्टिव कब पहुंचता है? मान लो किसी को कोई बीमारी हुई, मान लो मीजल्स हुई, मान लो ट्यूबरक्लोसिस हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ जो कम्युनिकेबल बीमारी होनी चाहिए, इन्फेक्शियस बीमारी होनी चाहिए, वो कोई पर्सन जब मैक्सिमम इन्फेक्शन की स्टेज पे पहुंच जाता है, और कब से? जिस दिन से एंटर किया, एंटर करने से लेके मैक्सिमम इन्फेक्टिव स्टेज, वो 15 जनवरी से 2-3 दिन बाद भी हो सकती है, 15 जनवरी से 2-3 दिन पहले भी हो सकती है। तो डेफिनेशन क्या हुई जनरेशन टाइम की? इन्फेक्शन रिसीव करना, मतलब पहले दिन से लेके मैक्सिमम पहुंचना। आज रिसीव किया, मैक्सिमम पहुंचना। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? रिसीव करने से लेके पहला साइन आने तक। तो ये लगभग इंक्यूबेशन पीरियड के जितना होता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। आपको डेफिनेशन याद करनी है। आपको क्या याद करनी है? डेफिनेशन याद करनी है कि इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन तो क्या होती है? इन्फेक्शन को एंटर करने से पहला साइन, उसकी क्या होती है? मैं इंक्यूबेशन पीरियड इसकी क्या हो सकती है? इसकी होती है इंक्यूबेशन पीरियड के अलावा इन्फेक्शन को रिसीव करने से लेके मैक्सिमम इन्फेक्टिव पीरियड तक पहुंचना। जनरेशन टाइम समझ में आ गया? जनरेशन टाइम में कोई इश्यू, किसी को कोई डाउट? जनरेशन टाइम में किसी को कोई डाउट? नहीं, डाउट नहीं है। चलो, अब दूसरा एक बात और है, एक होता है सीरियल इंटरवल। अब मैं सीरियल इंटरवल बता रहा हूं, सुनना प्लीज। सीरियल इंटरवल, अब सुने। प्रोडर्मल स्टेज इसे नहीं बोल सकते संतोष कुमार। स्टेज की किसी भी डिजीज की 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज को प्रोडर्मल स्टेज बोलते हैं। वो अलग हो सकती है, किसी भी सेम हो सकती है, किसी में अलग हो सकती है। ठीक है? हाँ, अब क्लियर। अब नेक्स्ट सुना, अब सीरियल इंटरवल सुनना। यह है प्राइमरी केस। हमने प्राइमरी केस पढ़ लिया। इसकी वजह से जो नया केस बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी केस। और मैंने प्राइमरी केस को क्या बोला? फर्स्ट केस ऑफ कम्युनिटी। फर्स्ट केस ऑफ कम्युनिटी। और यह भी बताया कि यह क्या है? लापरवाह है। लापरवाह है इसका मतलब क्या है? ये जाता नहीं है। कहां पर? हॉस्पिटल में नहीं जाता है, ये कम्युनिटी में चला गया। इसकी वजह से जो नया केस बनता है उसको सेकेंडरी केस बनता है, सेकेंडरी केस बोलते हैं। अब देखना, प्राइमरी केस, मान लो 1 जनवरी को कम्युनिटी में कोई केस आया, उसकी वजह से 20 जनवरी को कोई दूसरा केस आया, इन दोनों के बीच का जो पीरियड है उसको बोलेंगे सीरियल इंटरवल। एक केस से नया केस बनने में उस गैप को, जो टाइम लगता है, उस इंटरवल को सीरियल इंटरवल बोलते हैं। इसका मतलब सुना, एक बात आपने एक चीज नोटिस किया, ये बीमारी एक से दूसरे में फैल रही है, इसका मतलब इन्फेक्शियस है। इसका मतलब इन्फेक्शियस है कि नहीं? इन्फेक्शियस, ये भी बीमारी हुआ और इन्फेक्शन की मैक्सिमम स्टेज पे पहुंची, इसका मतलब ये भी इन्फेक्शियस बीमारी है। तो ये दोनों किसके लिए होता है? कम्युनिकेबल बीमारी के लिए हो सकता है, इन्फेक्शियस बीमारी के लिए हो सकता है, हो सकता है। तीसरा, एक वर्ड और बता रहा हूं मैं आपको, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होता है, सुनना। ये दो समझ में आ गया? इससे और इसमें टाइम लगता है। प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं सीरियल इंटरवल। समझ आ गया? तीसरा, तीसरा सुनो, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, बताओ पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होता है?
सुनना बात को। अब किसी मरीज का 1 जनवरी को पहला साइन आया, मतलब 1 जनवरी को इन्फेक्शन एंटर किया, सॉरी 1 जनवरी को इन्फेक्शन एंटर किया, 15 जनवरी को पहला साइन आया, 14 जनवरी को, मान लो मैं मीजल्स की बात करूं, सबसे अच्छा एग्जांपल मीजल्स है, 14 जनवरी को पहला साइन आया, इसके बीच में बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। लेकिन क्या 1 जनवरी को पेशेंट ने इन्फेक्शन रिसीव किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, तो क्या 2 जनवरी से पेशेंट इन्फेक्टिव हो गया था? क्या 3 जनवरी से हो गया था? नहीं, वो पीरियड जिसमें कोई भी पर्सन किसी दूसरे को इन्फेक्शन दे सकता है, उस पीरियड को पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बोला गया है। उसको क्या बोला गया है? पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। मीजल्स में क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड, जो पहला साइन आता है, पहला साइन, फर्स्ट साइन या फर्स्ट सिम्टम, उससे 4 दिन पहले मतलब 10 जनवरी, उससे 5 दिन बाद मतलब 19 जनवरी, इस 10 जनवरी और 19 जनवरी के बीच के टाइम को बोलते हैं कम्युनिकेबिलिटी, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। मीजल्स का मरीज पहला साइन आने के 4 दिन पहले और पहला साइन आने के 5 दिन बाद तक बीमारी को कम्युनिकेट कर सकता है। इस पीरियड को क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबिलिटी पीरियड। क्या बोलेंगे? तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है? वो पीरियड, वो टाइम जिसमें कोई भी पेशेंट किसी दूसरे को इन्फेक्शन दे सकता है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है, उसको हम क्या बोल देंगे? पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। क्लियर है बात? अब एक बच गया, और क्या बच गया? लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड, पहली बात सुनना मेरी एक बात, ये कम्युनिकेबल बीमारी के लिए नहीं है, ये इन्फेक्शियस बीमारी के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ये ना तो कम्युनिकेबल बीमारी के लिए है, ना इन्फेक्शियस बीमारी के लिए है। ये किसके लिए? ये नॉन कम्युनिकेबल बीमारी के लिए है, ये नॉन इन्फेक्शियस बीमारी के लिए है। जैसे डिजीज, इसका डेफिनेशन क्या है? टाइम पीरियड बिटवीन डिजीज इनिशिएट टू डिजीज डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब डायग्नोस, डिटेक्ट का मतलब डायग्नोस। ठीक है, अब सुनो, सबसे अच्छा एग्जांपल लू नॉन कम्युनिकेबल बीमारी का, हाइपरटेंशन। मैंने हाइपरटेंशन एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि हाइपरटेंशन में एक रूल होता है, रूल ऑफ हाफ। रूल ऑफ हाफ दुनिया के आधे लोगों को पता ही नहीं होता, जो हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं उनमें से आधों को पता ही नहीं होता कि मैं हाइपरटेंशन से सफर कर रहा हूं। लेटेंट पीरियड का मतलब ये नहीं होता राधिका जो आप बता रहे हो। लेटेंट पीरियड का मतलब ये होता है जिसमें कोई भी पेशेंट को बीमारी हो चुकी है। देखो मैंने डेफिनेशन, आप गलत पढ़ रहे हो, ये क्या लिखा है? किसी को बीमारी हो चुकी है और डिटेक्ट होने में जो टाइम लगता है उसको बोल। जैसे एग्जांपल सुनो आप, रूल ऑफ हाफ हाइपरटेंशन। अब देखो, मान लो किसी को 1 जून 2020 से हाइपरटेंशन है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं गया, उसने कभी चेक नहीं करवाया, उसने कभी चेक नहीं करवाया, हाइपरटेंशन को कभी चेक नहीं करवाया, तो बताइए जिस दिन वो हॉस्पिटल जाएगा, वो हॉस्पिटल गया मान लो 1 जनवरी 2022, इस पूरे बीच वाले पीरियड को लेटेंट पीरियड बोलेंगे। डिजीज शुरू कब हुई थी? 1 जून 2020। पकड़ में कमाई 1 जनवरी 2022। डिजीज इनिशिएट कब हुई? ये डिटेक्ट कब हुई? जब डायग्नोस किया, जब हमने चेक किया।
वो किसी बुखार के लिए, किसी और प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल में गया था तो बताया कि तेरे को ये प्रॉब्लम है। चारों ही बातें समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है ना प्लीज? वेरी गुड चेतना माथपाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, आपको समझ में आ चुका है। आया समझ में? इसमें क्या था? एंटर करने से लेके मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी। इसमें क्या था? डिजीज इनिशिएट टू डिजीज डिटेक्ट। सीरियल इंटरवल में क्या था? प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस के बीच में। पीरियड ऑफ कम्युनिकेटिव में क्या था? एक दूसरे से पीरियड एक से दूसरे में जा रही है। हो गया समझ में? एकदम आ गया अच्छे से। चलो आगे बढ़े। जो ये पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होता है, ये सेकेंडरी अटैक रेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? याद करो इंसिडेंस। इंसिडेंस में हमने दो चीजें पढ़ाई थी। एक पढ़ाया था आपको अटैक रेट, एक पढ़ाया था सेकंड अटैक रेट। सेकंड अटैक रेट का मतलब क्या था? कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो बीमारी होती है उसको सेकेंडरी अटैक रेट बोलते हैं। पढ़ाया था ना? तो ये पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी अटैक रेट।
अब क्वारंटाइन का मीनिंग क्या होता है? हेल्दी आइसोलेशन। क्वारंटाइन का मीनिंग क्या होता है? हेल्दी आइसोलेशन। अब देखो, एक होता है आइसोलेशन और एक होता है क्वारंटाइन। आपको समझना पड़ेगा ये होता क्या है। आइसोलेशन का मतलब होता है जिसको साइन सिम्टम प्रेजेंट है, जिसको डिजीज हो चुकी है, इसका मतलब ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है, उसको आइसोलेट करना, उसको अलग करना। क्वारंटाइन का मतलब है जिसको बीमारी नहीं हुई है, जो किसी केस के कांटेक्ट में आ गया है, सस्पेक्टेड केस के कांटेक्ट में आ गया है, उसको डिजीज नहीं हुई है, लेकिन अगर उसको डिजीज हो सकती है बाई चांस, फ्यूचर में हो सकता है इन्फेक्शन एंटर कर गया होगा, लेकिन साइन सिम्टम नहीं है, इसको किसी प्रकार का साइन सिम्टम नहीं है, डिजीज इनिशिएट नहीं हुई है, इसको मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक, कितने टाइम तक? मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक अलग रखना, इसको कम्युनिकेबल पीरियड तक अलग रखा जाता है, इसको मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक अलग रखा जाता है। तो सुनना, क्वारंटाइन का मतलब होता है किसी भी पर्सन को, हेल्दी पर्सन को जिसको बीमारी नहीं है, मैक्सिमम इंक्यूबेशन टाइम तक अलग रखा जाता है, जबकि आइसोलेशन में कम्युनिकेबल पीरियड तक अलग रखा जाता है। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ? किसी पर्सन को अलग रखना, बस। पब्लिक हेल्थ का मीनिंग क्या होता है इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन किसने दिया था, क्या डेफिनेशन है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन दी थी वो एक पर्सन था, CEA विंस्लो। ममता साहू का एक ही हर बार कमेंट होता है, सर प्लीज रिपीट, सर प्लीज रिपीट। अगर मैं बोल दूंगा 5 और 5 कितने होते हैं? 10। सर प्लीज रिपीट करो एक बार, 10 कैसे हुए? मैंने बोला मेरे को, मैं किसी को एक टीबी था, मैं उसके कांटेक्ट में गया, मेरे को टीबी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को अलग रखा जा रहा है जब तक टीबी का इंक्यूबेशन पीरियड है, मान लो, उसको बोलेंगे क्वारंटाइन। मान लो किसी को कोविड हो रखा है, मैं कोविड वाले से मिलने गया, मेरे को कोविड नहीं है ना, मैं तो सिर्फ मिलने गया, तो उस मेरे को कोविड का जितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है उतने तक अलग रखा जाएगा। आपको याद नहीं है कोविड की पहली वेव आई थी, जिसमें स्कूलों में, बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल में, जगह जगह के सेंटर पर अलग रखा जाता था, पेशेंटों को रखा जाता था कि नहीं रखा जाता था? उसको क्या बोलते थे हम लोग? उसको यही बोलते थे, ये क्वारंटाइन है, ये क्वारंटाइन है, ये क्वारंटाइन है। आइसोलेशन क्या होता है? किसी को मेनिंजाइटिस है, किसी को टीबी है, किसी को कोई इन्फेक्शियस बीमारी है, उसको अलग रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अब नेक्स्ट एक दो डिजीज के बारे में बात करेंगे, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सोटिक। जैसे ये है चाइना, ये है यूएस, ये है इंडिया। कोई भी बीमारी बाहर से अंदर आती है, आउट ऑफ कंट्री से आती है, उसको बोलते हैं एक्सोटिक डिजीज। सिर्फ इतना याद रखना, एक्सोटिक डिजीज की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी डिजीज जो बाहर से आती है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोटिक। क्या बोलते हैं सर? एक्सोटिक।
अब हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, जानवरों से डिजीज आती है उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ। अब है जूनोसिस। अब देखो जूनोसिस का बेसिकली मीनिंग है, ये है ह्यूमन बींग और ये है एनिमल। एनिमल और ह्यूमन बींग में जो बीमारी आपस में ट्रांसफर हो जाती है उसके लिए जूनोसिस वर्ड यूज लिया जाता है। अब जूनोसिस की अलग अलग कैटेगरी है, ऐसा नहीं है कि जूनोसिस फिक्स एक ही है। जूनोसिस की अलग अलग कैटेगरी मानी गई है, जूनोसिस की कैटेगरी मानी गई है, और कैटेगरी क्या है, अलग अलग कैटेगरी है। तो क्या है अपन डिस्कस कर लेते हैं। जूनोसिस की कैटेगरी को अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है। अब देखो जूनोसिस का मतलब क्या है, ऐसी कोई बीमारी जो एनिमल टू मैन में ट्रांसफर हो सकती है। इसके लिए अलग अलग कैटेगरी है। देखो एक तरफ करता हूं ह्यूमन बींग, एक तरफ करता हूं एनिमल। पहला नाम क्या लिखा है, एंथ्रोपोजिनोसिस। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बींग, जूनोसिस का मतलब होता है जानवर। अब देखो चीज नोट करना, हाँ कोविड पेंडेमिक भी है, कोविड एंडेमिक भी है, कोविड एपिडेमिक भी है, कोविड स्पोरेडिक भी थी, कोविड एक्सोटिक भी है। कोई भी बीमारी अलग अलग हो सकती है। एक पर्सन किसी का भाई भी हो सकता है, किसी का फादर भी हो सकता है, किसी का हस्बैंड भी हो सकता है, किसी का बेटा भी हो सकता है। ऐसे नहीं बोल सकते इस तो आपने बताया था ये तो भाई है, सबका भाई क्यों नहीं है। किसी का भाई हो सकता है, किसी का जान हो सकता है कि नहीं हो सकता। वैसे ही कोविड अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग है। अगर वो लोकल एक जगह पे है तो एंडेमिक है, छिटपुट केस है तो स्पोरेडिक है, एक से दूसरी जगह फैल रही है तो एपिडेमिक है, पूरी जगह फैल गई तो पेंडेमिक है, बाहर से आई है तो एक्सोटिक है। अपन लोग जानते हैं ना कोविड के बारे में अच्छे से। अब देखो ये ह्यूमन बींग है, ये एनिमल है। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बींग, जूनोसिस का मतलब होता है जानवर। इसमें बीमारी होगी, इन्फेक्शियस ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल टू मैन। आपको कैसे याद करना है, आपको ऐसे याद करना है। कैसे याद करना है, कैसे याद करना है, सुन लो। इधर से इधर की ओर जाना है, इधर से इधर की ओर जाना है। कैसे, जानवर टू ह्यूमन, एनिमल टू, इसका मतलब क्या है जानवर, इसका मतलब क्या है ह्यूमन बींग। तो एंथ्रोपोजेनोसिस क्या हुआ, एनिमल टू ह्यूमन बींग। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो जूनो एंथ्रोपोनोसिस, इधर वाला वर्ड मैंने इधर लिख दिया, इधर वाला वर्ड मैंने इधर लिख दिया। अब क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे, अब बोलोगे उल्टा कर दो सर, ह्यूमन बींग टू एनिमल, ह्यूमन बींग टू एनिमल। अब मैं बोल दूं एम्पी एंथ्रोसिस, इसका मतलब इधर भी इधर भी। अब समझ में आई बात। चलो, जो बीमारी जानवर से ह्यूमन बींग में फैलती है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजोनोसिस। जैसे कि रेबीज किससे फैलती, डॉग से। प्लेग किससे फैलती, फ्लिया से। एंथ्रेक्स किससे फैल सकती है, गाय से, किसी से भी। हाइड्रेटेड ट्रेकोनिनोसिस, ये बीमारियां। जूनो एंथ्रोपोसिस का मतलब जूनोसिस का उल्टा। क्या लिखोगे इसमें, जूनोसिस का अपोजिट। इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन बींग टू एनिमल। देखो नाम बदल गया, एंथ्रो जूनो, जूनो एंथ्रो, तो नाम क्या बदला, एन टू एनिमल। गाय को टीबी है तो इंसान अगर गाय का दूध पिएगा तो इंसान को टीबी हो सकती है। हो गई। अब तीसरा एम्फी, एम्फीजूनोसिस का मतलब दोनों तरफ।
ये समझ में आया आपको ये बात? समझ में आया क्या? ठीक है, ये समझ में अच्छे से आ चुका होगा मेरे हिसाब से। 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एंथ्रो जूनो, जूनो एंथ्रो, एम्फी मतलब दोनों तरफ। अब मैं थोड़ा सा घुमाता हूं डिजीज को। अब देखो, एक वर्ड है एपिडेमिक, एक वर्ड है एपिजूटिक। दोनों में क्या फर्क लग रहा है आपको? कुछ भी फर्क नहीं। डेमस का मतलब होता है ह्यूमन पॉपुलेशन, जू का मतलब होता है एनिमल पॉपुलेशन। अगर कोई एपिडेमिक एनिमल पॉपुलेशन में होता है तो उसको हम एपिडेमिक नहीं बोलते, उसको एपिजूटिक बोलते हैं। क्या समझे आप? कोई भी ऐसी बीमारी जो एनिमल पॉपुलेशन में, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट हो रही है, तो उसको हम लोग एपिजूटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिजूटिक बोलते हैं। अगर वो एक जगह फिक्स है, जैसे एंडेमिक, एंडेमिक ये नाम हटा दो, डेमिक, डेमिक की जगह कर दो जूटिक, एन जूटिक। जूटिक का मतलब है जानवर, और एन का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। एन का मतलब क्या है? पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। डेमिक का मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन में कोई बीमारी। एंडेमिक की डेफिनेशन क्या थी? पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाने वाले ह्यूमन पॉपुलेशन में बीमारी होती है, उसको एंडेमिक बोलते हैं। पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में अगर कोई जानवरों में बीमारी पाई जाती है, उसको एंजूटिक बोलेंगे। याद हो गया? एपिडेमिक की डेफिनेशन क्या थी? पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ह्यूमन पॉपुलेशन में जो बीमारी पाई जाती है उसको एंडेमिक, ट्रांसमिट होने वाली बीमारी को एपिडेमिक, एनिमल पॉपुलेशन में ट्रांसमिट होने वाली को एपिजूटिक। क्या? एपिजूटिक। ये समझ आ गया? एक है और अपॉर्निथिक। एपॉर्निथिक का मतलब होता है बर्ड पॉपुलेशन, और एपी का मतलब होता है ट्रांसमिट होना, डिस्ट्रीब्यूट होना। तो क्या समझे? एपिडेमिक ऑफ डिजीज इन द बर्ड पॉपुलेशन। देखो, जू का मतलब जानवर, ऑर्निथिक का मतलब बर्ड, पक्षी, डेमिक का मतलब ह्यूमन। अब आगे लगा दो, अगर एपी लगाओगे तो हो गया एपिडेमिक वाला सेम, अगर एन लगाओगे तो एंडेमिक वाला सेम, और आगे इसके आगे एन या एपी कुछ भी लगा दोगे तो आगे जो भी होगा वो सेम हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, सिंपल है, एकदम सिंपल वर्ड में। हो गया क्लियर? चलो, अब हम नई हेडिंग लगाएंगे, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी? रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज। हो गया क्या? हाँ, किसी को अगर गाय को टीबी है तो उसको भी हो सकती है। रिंकी वर्मा बोली सर प्लीज एक बार रिपीट करो। अनामिका बोली सर जूनो एंथ्रोपोसिस की एग्जांपल एक बार रिपीट करो। बहुत बढ़िया, आपको 5 बार बताओगे तो भी रिपीट करना पड़ेगा। जूनो एंथ्रोपोनोसिस, जूनो का मतलब क्या है? जानवर,
एंथ्रोपोसिस का मतलब है ह्यूमन हुआ। ह्यूमन से बीमारी किस में आ गई, क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन से एनिमल में आने वाली बीमारी। अब ह्यूमन से एनिमल में क्या आ सकती है बीमारी, देख लो क्या लिख रखा है। कोई बीमारी कहाँ से आ सकती है, फ्रॉम मैन टू एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमन टीबी, फ्रॉम मैन टू एनिमल्स आ सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी को टीबी हो तो हो सकता है। अब नई डिजीज की हेडिंग लगाओ, ये डिजास्टर बाद में पढ़ेंगे, पहले हेडिंग लगाओ रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज, ये अपन बाद में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ फटाफट, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज। अरे काऊ बफेलो एक ही होता है बेवकूफों, काऊ या बफेलो कैसे बोल रहे हैं। काऊ का मतलब गाय है, बफेलो का मतलब भैंस है, दोनों ही दूध देती है। कैटल वर्ड यूज कर सकते हैं दोनों के लिए। अब राधिका पूछ रही है इंसान को टीबी है बाई चांस है, इंसान गाय के जाके गले लगेगा, गाय से ऐसे बातें करेगा, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो गाय, इंसान को कुछ टीबी हो रखी है, वो कंटामिनेटेड चीज गाय को खिला देगा। अगर गाय को खिला देगा तो बताओ गाय को टीबी नहीं हो सकती, गाय को प्रॉब्लम नहीं हो सकती, किसी को हो सकती है, कम्युनिकेबल बीमारी है, वो भी तो जानवर है। तो इंसान का कोई भी एरोसोल जनरेशन किसी एनिमल को टच करता है तो उसमें भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। कैसे बेवकूफी बातें कर रहे हो आप। अब हेडिंग लगाओ रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखो मैं एक बात बताऊं आपको, अब सुनो आप, अपनी सीएचएन में जो रेस्पिरेटरी की कम्युनिकेबल डिजीज है अपन 7-8 है अपन पढ़ेंगे। पहला सबसे पहले पढ़ेंगे मीजल्स, फिर पढ़ेंगे मम्स, हो सकता है बाद में पढ़े थोड़ा बहुत मम्स, 3-4 नंबर पे पढ़ सकते हैं। रुबेला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये इतनी सारी बीमारियां हम कम से कम इतनी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जो कम्युनिटी की बीमारी है। ठीक है, समझ आ गया आपको, ये पढ़ेंगे। तो हम एक एक करके अपन लोग पढ़ना शुरू करते हैं। दैट्स कॉल्ड मीजल्स। क्या पढ़े, मीजल्स। मोनिका राठौड़ पूछ रही है काऊ को हुआ, मैं हुआ, उसको क्या बोलेंगे, मैंने क्या बताया था अभी नाम, एम्फी एंथ्रोजुजुनोसिस नहीं बोला आपको। ह्यूमन बींग में बीमारी होती है किसी जानवर की वजह से, उसको क्या बोलेंगे, जानवर से एनिमल में होने वाली को क्या बोलेंगे, एम्फी एंथ्रोजुनोसिस। हो गया, आगे बढ़े। राधिका को गुस्सा आ रहा है सभी लोगों के ऊपर कि प्लीज गुस्सा ना करें। अब मीजल्स सुनो, आप मीजल्स एक बात सुनो, ये किसकी बीमारी है, रेस्पिरेटरी है या किसकी है, रेस्पिरेटरी है। तो इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, पहले बता देता हूं आपको, अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर देते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे मीजल्स में। पहले एक एक चीज क्लियर कर दो सब। एक तो इसका कॉज क्या हो सकता है, वायरस बैक्टीरिया, क्या हो सकता है, 3-4 कॉज होते हैं, या तो वायरस हो सकता है, या बैक्टीरिया हो सकता है, या फंगस हो सकता है, या प्रोटोजोआ हो सकता है। एक क्वेश्चन इनमें से बनेगा। दूसरा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा,
इसका कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है। चौथा, इसका रूट क्या हो सकता है। रूट सबको ही पता है, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल बीमारी है, उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी रूट ही बोलेंगे। कैसे, मीडियम क्या हो सकता है, स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग, जो भी आप बोलना चाहो वो हो सकता है। साइन सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन, इसको कैसे बचा जा सकता है, और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। इतनी सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, हर एक बीमारी में ये प्रोसेस पढ़ेंगे। पहला कॉज, इंक्यूबेशन पीरियड, कम्युनिकेबल पीरियड, रूट कौन सा, किससे फैल सकता है, मीडियम कौन सा, साइन सिम्टम, साइन सिम्टम की स्टेज आएगी अलग अलग। फिर उसके बाद में ये प्रिवेंशन, इसको बचा जा सकता है, इसको होने से रोका जा सकता है। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट, फिर क्या आता है, इसका ट्रीटमेंट आता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इतनी सारी चीजें आ गई समझ में। चलो इतनी आ गई तो अपन पढ़ेंगे इसके बारे में इतनी सारी चीजें। आगे बढ़े, एक एक के बारे में बताता हूँ। मीजल्स की बात करूं मैं। पहली बात, अब देखो सब ध्यान दोगे, बीमारी इतनी इंपॉर्टेंट है, जो सीएचओ की प्रिपरेशन कर ले उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सारे ये कम्युनिटी के टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप प्रिपरेशन करके करो सीएचओ और पढ़ोगे क्या, सीएचएन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में तो सीएचओ के क्वेश्चन आएंगे, और किस में आएंगे। अब सुनो, पॉजिटिव एजेंट, पहली बात पैरामिक्सो वायरस, इसका मतलब मीजल्स एक वायरल बीमारी है। कौन सी बीमारी है, एक वायरल, जिसका वायरस आरएनए होता है, और कौन सा, पैरामिक्सो। इसके बहुत सारे टाइप नहीं होते हैं, ये सवाल पूछा जाएगा, इसके बहुत सारे टाइप नहीं होते हैं, इसका वायरस का एक ही टाइप होता है, और वो कौन सा है, पैरामिक्सो वायरस। दूसरी बात, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन होता है। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, 4 इंपॉर्टेंट बीमारियां जिसका इंक्यूबेशन पीरियड याद करने में सबको दिक्कत होती है, उसके मैं नाम लिख देता हूं एक तरफ, आपको याद हो जाएगा। एक होता है स्मॉल पॉक्स, एक होता है मीजल्स, एक होता है चिकन पॉक्स, एक होता है रुबेला। इसका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन से कम होगा इन दोनों का। इनका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन से ज्यादा होगा। इनका एवरेज इंक्यूबेशन, चिकन पॉक्स का और रुबेला का, दोनों का ज्यादा होगा। इन दोनों का क्या होगा, कम होगा, 14 दिन से कम होगा। याद रखना, जब मैं आपको स्मॉल पॉक्स पढ़ाऊंगा तो एक बात बोलूंगा कि इसका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन या 14 दिन से कम आएगा आंसर। इसका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड भी 14 या 14 दिन से कम आएगा। इनका एवरेज 14 से ज्यादा होगा, इसका एवरेज 14 से ज्यादा होगा, रुबेला। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको, हाँ ये याद रह जाएगा सर। अब सुनो, 3 बीमारियां होती है, एक होती है मीजल्स, एक थी रुबेला, और एक थी मम्स। इनमें तीनों में कंपटीशन चल रहा था नाम का, इनमें तीनों में नाम का कंपटीशन चलता था। नाम का क्या कंपटीशन चलता था, सुनो। मीजल्स के मम्मी पापा थे, मीजल्स के मम्मी पापा ने मीजल्स का नाम रख दिया रूबियोला। क्या रख दिया, रूबियोला। किसने रखा, मीजल्स के मम्मी पापा ने मीजल्स का नाम रख दिया रूबियोला। अब इसका नाम चुन्नू मुन्नू भी रख सकते थे, लेकिन बेवकूफों ने क्या रख दिया, रूबियोला रख दिया। तो सुनो एक बात, रुबेला के पापा को और मम्मी को आया गुस्सा। रुबेला के पापा मम्मी ने बोला कि मेरे बेटे जैसा नाम रख दिया, रुबेला रूबियोला सेम ही तो है, एक ई का तो फर्क है, एकदम सेम ही तो है। तो इसके मम्मी पापा को गुस्सा आया, किसके, रुबेला के मम्मी पापा को गुस्सा आया कि तुम इसका नाम बंटी बबली रख देते, चुन्नू मुन्नू रख देते, अनारकली रख देते, तुम कुछ भी रख देते इसका नाम, बेवकूफों कुछ भी, तुम इसका नाम कुछ भी रख दो, मिस यूनिवर्स रख देते, लेकिन तुमने इसका नाम रूबियोला रखा जो मेरे बेटे से मैच कर रहा है। तो इसके मम्मी पापा को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया,
रुबेला का नाम, अपने रुबेला का नाम रख दिया, मीजल्स के आगे लगा दिया जनरल मीजल्स। और यहां पर भी नहीं रुके, यहां पर भी नहीं रुके, उनको गुस्सा आया, मम्स के मम्मी पापा को गुस्सा आया कि दोनों तुम लड़ रहे हो, बेवकूफों, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। तो बताओ, मम्स के मम्मी पापा ने क्या किया, मम्स का नाम बदल के रुबेला जैसा रख दिया, जिसका नाम कर दिया रुबुला। तो ये तीनों का नाम याद रखना है। सबको गुस्सा आता है, नाम एक जैसा रखो तो गुस्सा आता ही है। गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो ऐसा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये याद रहेगा आपको? ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बताया 14 से कम, ये याद रखना पड़ेगा अपने को, कहीं नहीं जा सकते। कम्युनिकेबल पीरियड मैंने थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ी देर पहले, कि मीजल्स का 1 जनवरी को इन्फेक्शन एंटर किया, इंक्यूबेशन पीरियड है 14 जनवरी, पहला साइन 14 जनवरी को आएगा। तो और इसका कम्युनिकेबल पीरियड क्या है? कम्युनिकेबल पीरियड है 4 दिन पहले 10 जनवरी से, इसके 5 दिन बाद 19 जनवरी। कितना? 19 जनवरी। अब देखो, अब देखो, इधर आओ। कम्युनिकेबल पीरियड, एक लड़का है जिसका नाम है बंटी। क्या नाम है? बंटी। अब कम्युनिकेबल पीरियड याद करते हैं अपन। एक का नाम है बंटी, वो खेल रहा था अपने फ्रेंड के साथ जिसका नाम था बबली, के साथ खेल रहा था। अब क्या हुआ? बंटी को हो गया मीजल्स। क्या हुआ? मीजल्स। बंटी को मीजल्स हो गया। वो साथ में घूम रहे थे, खेल रहे थे, इनको हो गया मीजल्स। इसको पता कब चला? 14 जनवरी को। कब पता चला? 14 जनवरी को। इन्फेक्शन बंटी को एंटर कब किया था? 1 जनवरी को। 14 जनवरी को जो ही पता चला बंटी को कि हो गया है मीजल्स, बंटी की मम्मी आई कि सुनो बंटी इधर आओ, तुम्हारी बॉडी पे ये लाल लाल निशान क्या हुए? फीवर भी आ रहा है, कफ भी आ रहा है, आंखें लाल हो चुकी है, नाक लाल हो चुका है, कफ आ रहा है, भयंकर बेचैनी हो रही है। अब बंटी की मम्मी ने बोला बंटी आप रूम में बंद हो जाओ, रूम में आइसोलेट हो जाओ, क्योंकि आपको क्या हो गया है? आपको हो गया है मीजल्स। लेकिन इस बंटी की मम्मी को पता नहीं कि मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड 4 दिन पहले शुरू हो चुका है। कम्युनिकेबल पीरियड 4 दिन पहले 10 जनवरी से शुरू हो चुका है। मतलब 10 जनवरी के बाद बंटी जिसके साथ भी खेला है, जिसके साथ भी खाना खाया है, जिसके साथ रह के घूमा है, उनको ये मीजल्स दे चुका है, उनको ये मीजल्स दे चुका है, मीजल्स दे चुका है। मतलब क्या हुआ? जिनके साथ रह के 10 जनवरी से 14 जनवरी तक जिसके साथ रहा है, और 5 दिन अगर ये और रहता है, तो इन 9 दिनों में वो सबको बीमारी दे सकता है। तो मीजल्स का कम्युनिकेबल पीरियड की डेफिनेशन क्या है? पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी वो पीरियड होता है, वो पीरियड होता है जिसमें कोई भी पर्सन किसी को बीमारी दे सकता है। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, क्या बताएंगे? कम्युनिकेबल पीरियड। ये याद रह जाएगा आपको? जी सर। तो अब बंटी को बोलेंगे, बस बबली को बोलेंगे बबली अब क्या हुआ? इसको हो गया मीजल्स, इसके 3-4 दिन बाद बबली को भी फीवर आ जाता है,
बबली के भी स्किन के ऊपर चकते हो जाते हैं, इनको बेचैनी होती है, इनको भी नींद नहीं आती, इनको भी नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, खांसी आती है, कफ आता है, मुंह के अंदर एक कॉपले की स्पॉट आ जाएगा, वो सारी चीजें होगी। क्यों? क्योंकि ये साथ में ही तो थे बेवकूफ दोनों, और दोनों ने कर दिया मीजल्स। क्या कर दिया? मीजल्स। बहुत ही बढ़िया। अब ये कम्युनिकेबल पीरियड। अब सवाल आता है कि मीजल्स के पेशेंट को आइसोलेट कितना रखना चाहिए? 7 से 9 दिन। एग्जैक्ट पूछे तो 1 वीक। मीजल्स के पेशेंट को आइसोलेट कितना रखना चाहिए? 7 से 9 दिन या 1 वीक। क्यों? बंटी ने बबली को जरूर इन्फेक्ट किया होगा। बिल्कुल किया, देखो हो रहा है ना, तभी तो 7 से 9 दिन बंटी को अलग रखेंगे। इस चुन्नू को क्या बोलेंगे? 7 से 9 दिन तू अलग रहे। कितना दिन? 4 दिन पहले रेसे जाने के और 5 दिन बाद। हो गया इसका 1 वीक। अब नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबोन। 5 बीमारियां होती है जो एयरबोन होती है। एयरबोन 5 कौन कौन सी? चिकन पॉक्स, डिसएमिनेटेड चिकन पॉक्स, किसी और पार्ट का चिकन पॉक्स रेस्पिरेटरी में चला जाए, या कहीं और किसी का चिकन पॉक्स किसी और पार्ट में चला जाए, डिसएमिनेटेड। कोविड, टीबी, मीजल्स। ये 5 बीमारियां क्या है? 5 बीमारियां क्या है सर? क्या है 5 बीमारियां? इस 5 डिजीज को एयरबोन बोला गया है। क्या बोला गया सर? एयरबोन। एयरबोन का मतलब क्या होता है? एक होता है ड्रॉपलेट, एक होता है एयरबोन। कुछ दोनों में फर्क लग रहा है आपको? ये लड़की का नाम क्या है? इसे नर्सिंग ऑफिसर, जैसे पूजा। ये पूजा, पूजा सुनो, सुनो पूजा, सुन रहे हो क्या? हाँ। ड्रॉपलेट का मतलब ये होता है, सामने खड़ी है पूजा, उधर से पूजा की कोई फ्रेंड आई जिनका नाम है सोनाली। क्या नाम है? सोनाली। इधर से पूजा खड़ी है, सामने खड़ी है 5-7 फीट दूरी पे। पूजा को ऐसा इन्फेक्शन, पूजा को खांसी करने से, पूजा ने स्नीज करने से, और फिर पूजा ने उसको अपनी फ्रेंड को हग किया, और किस करने से, जोर से बोलने से, आमने सामने खड़े रहने पर जो बीमारी ट्रांसफर हो सकती है, थ्रू द स्नीजिंग, कफिंग, किसिंग, टॉकिंग, एरोसोल जनरेशन। तो सोनाली को क्या हो गया? ये इन्फेक्शन हो गया। इसको बोलेंगे ड्रॉपलेट। क्या बोलेंगे? ड्रॉपलेट। एयरबोन का मतलब क्या होता है? मान लो मेरे को है कोई टीबी, मेरे को क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है। मैं इस रूम में आया, इस रूम में अभी कोई नहीं है, न तो सोनाली है, न पूजा है, न सुनील है, कोई भी नहीं है, और मेरे को टीबी है। अब मैंने यहाँ, मेरे को यहाँ कफ आएगा, टीबी में कफ आएगा। मैंने जोर से खांसी किया, इसके 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद खुशबू पांडे आ गई। मैं चला गया, बाद में खुशबू आई। खुशबू ने ब्रेकफास्ट नहीं कर रखा था, खुशबू की इम्यूनिटी वीक थी, और खुशबू हवा में घूम रहा था, बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, वो चला गया अंदर। तो खुशबू को क्या हो सकती है? मेरी टीबी खुशबू को हो सकती है। क्या खुशबू मेरे सामने खड़ी थी? क्या मैंने खुशबू के सामने कफ किया? क्या मैंने खुशबू के सामने स्नीजिंग किया? नहीं किया। उसके बाद भी उसको टीबी हो सकता है। तो एयरबोन का मतलब होती है कि बीमारी हवा में होती है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, 4-6 घंटे में जो पर्सन जा चुका होता है उसके आसपास हो जाता है। इसीलिए खुशबू मास्क लगा के चलें, मास्क लगा के रखें, एयर के थ्रू एयरबोन ड्रॉपलेट। तो ये कौन सी है? एयरबोन है। एयरबोन में भी कैसे फैलती है? बूंदों से फैलती है। ठीक है, बाय स्नीजिंग, कफिंग, डायरेक्ट कांटेक्ट, ब्लड से भी जा सकती है, ट्रांसप्लांटेशन, मदर टू फीटस भी जा सकती है। खुशबू को हो गया ऐसे, नहीं होगी खुशबू। मेरे को हुई ना पहले, तो
खुशबू को तो तब होगी जब वो खुशबू मेरे सामने इधर आएगी जहां मैं खड़ा हूं, इसलिए घबराए नहीं, खुशबू आपको नहीं होगा, है ना। माइंड मत करना, पहले मेरे को कंफर्म हुई है, आपको तो डाउट में रखा मैंने, इसलिए माइंड नहीं करने का। किसी भी ग्रुप में हो सकती है। कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कौन से सीजन में होता है? विंटर सीजन में होता है। कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विंटर सीजन में होता है, ये भी आपको पता है। चलो, मीजल्स और साइक्लिक ट्रेंड याद करो, मैंने बताया था, ट्रेंड पढ़ा दिया था, द मूवमेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अलग अलग ट्रेंड आता है डिजीज का, और मीजल्स का ट्रेंड ये है कि ये भी 2-3 साल से आती रहती है हर बार। इसलिए देखो 3 ट्रेंड बताए थे, एक सीजनल, एक साइक्लिक, एक सेक्युलर। बताया था। तो इसका कौन सा ट्रेंड होता है? हो गया। नेक्स्ट, सेकेंडरी अटैक रेट 80% है मीजल्स का। सेकेंडरी अटैक रेट क्या हो रहा है? सेकेंडरी अटैक रेट, सेकेंडरी अटैक रेट, व्हाट इज सेकेंडरी अटैक रेट? एक पर्सन को मीजल्स हुआ, वो 80% लोगों को फैला देगा। कितने लोगों को फैला देगा? 80% लोगों को फैला देगा। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब प्राइमरी की वजह से लोगों को हो जाता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी अटैक रेट। तो मीजल्स का सेकेंडरी अटैक रेट कितना होता है? 80%। साइन सिम्टम देखो, साइन सिम्टम बताऊं आपको, अच्छे से समझा देता हूं। साइन सिम्टम 3 स्टेज होती है इसकी, साइन सिम्टम की। पहली प्रोडर्मल, दूसरी इरप्टिव, तीसरी पोस्ट इरप्टिव। अब समझना, मेरी बात को सुनना, प्लीज मेरी बात को समझना। प्रोडर्मल, इरप्टिव, पोस्ट इरप्टिव, प्रोडर्मल, इरप्टिव, पोस्ट इरप्टिव, ये बहुत ही इन्फेक्टिव होती है। इसमें रेसेज आते हैं, ये रेसेज आने के पहले की है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्री इरप्टिव। क्या बोलते हैं इसको? प्री इरप्टिव। इसमें रेसेज आएंगे, कैसे आएंगे वो हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं रिकवरी। कौन सी स्टेज बोलते हैं इसको? रिकवरी स्टेज बोलते हैं। अब तीनों स्टेज की बात करते हैं अपन। प्रोडर्मल, प्री इरप्टिव, ये हाईली इंफेक्शियस है, इसमें रेसेज नहीं आते, स्किन के ऊपर चकते होने से पहले सारी प्रॉब्लम होते हैं, फीवर आएगा, कफ आएगा, जो भी होना है सब होगा। और इसमें मरीज, मैंने क्या बताया,
रेसेज आने के 4 दिन पहले मरीज क्या हो सकता है, कम्युनिकेबल पीरियड स्टार्ट हो सकता है। तो ये हाईली कम्युनिकेबल, हाईली इन्फेक्शियस पीरियड है, हाईली इन्फेक्शियस पीरियड है, ये याद रहेगा। इसमें आएंगे सब जो साइन आएंगे वो हम पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर रेसेज आएंगे, कैसे आएंगे, कहां आएंगे, क्या साइन आएगा। रेसेज आने के 2 दिन पहले, रेसेज आने के 2 दिन पहले ओरल कैविटी में एक पर्टिकुलर एक स्पॉट बनता है, छाला होता है, अल्सर होता है, उसको बोलते हैं कॉपलिक स्पॉट। सवाल बार बार पूछते हैं कि जो कॉपलिक स्पॉट है वो मीजल्स में बनता है। कौन सी बीमारी में, मीजल्स में। कौन सी स्टेज में, पहली स्टेज जिसका नाम है प्रोडर्मल। कौन सी स्टेज है, प्रोडर्मल स्टेज में बनता है। ठीक है, ये क्लियर हो चुका। दूसरा इरिप्टिव स्टेज। कौन सी स्टेज, इरिप्टिव। इसके अंदर रेसेज आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मरीज को क्या होगा, कफ होता है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, तो एक तो हो सकता है निमोनिया कॉम्प्लिकेशन होगा। दूसरा बच्चों की स्टोकियन ट्यूब जो यहाँ होती है मिडिल ईयर में, और ये होता है फेरिंग्स, इसके बीच में एक ट्यूब होती है, वो बड़ी शॉर्ट होती है, तो मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। और कभी कभी बहुत ज्यादा रेयर अमाउंट में, बहुत कम, ब्रेन डैमेज हो सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है, वो हम बहुत पढ़ेंगे बाद में। तो चलो अब देखो, प्रोडर्मल स्टेज, फीवर आएगा ही आएगा। कोराइजा, कोराइजा का मतलब होता है अपर रेस्पिरेटरी, आंखें लाल हो जाना, नाक में से पानी आना, आंख में से पानी आना, गला खराब होना, उसको बोलते हैं कोराइजा। स्नीजिंग, थ्री सीस। देखो थ्री सी साइन दो बीमारी में आता है, एक होता है टैप में, वो अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस, आंख खराब, कफ और अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। इसका एक ही साइन याद रखना है बस, ये बाकी सब तो होता ही है सब में। लैक्रिमेशन, आंख में पानी आना। नेजल डिस्चार्ज। ब्लड सेल कौन सी अफेक्ट होती है, मोनोसाइट। कौन सी साइट, मोनोसाइट अफेक्ट होती है। जल्दी लिखो प्लीज। फटाफट लिखो। हो गया। हाँ साइड में आ गया।
नेक्स्ट, कॉप्लिक स्पोर्ट कौन से में आता है? कॉप्लिक स्पोर्ट किस में आता है? हाथ से लिखा हुआ इरेज करूं? क्यों, हो गया इरेज। हाँ, कफ के साथ में पूछ रहे हो ब्लड क्यों आते हो, ये पूछना चाह रहे हो आप। अब लिखो कॉप्लिक स्पोर्ट। देखो मैं क्या बताया मैंने, इरिप्शन से पहले, रेसे जाने से पहले, रेसे जाने से पहले, रेसेज आने से पहले वाली स्टेज को प्री इरिप्टिव स्टेज बोलते हैं। और इस प्री इरिप्टिव स्टेज में ओरल कैविटी में कॉप्लिक स्पोर्ट किस में बनता है? ओरल कैविटी में। कौन सी कैविटी में? ओरल कैविटी में। कैसे कलर का होगा? ब्लू कलर का होगा। किसके सामने होगा? फर्स्ट और सेकंड लोअर मोलार टीथ के सामने होगा। सवाल आएगा, अरे शांति, अहिरवार मैं बता दूंगा आपको, प्लीज तसल्ली रखें। फर्स्ट और सेकंड लोअर मोलर टीथ के सामने होगा, ओरल कैविटी में होगा। ये सवाल पूछेंगे कौन सी स्टेज में होगा? कौन सी स्टेज पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोडर्मल स्टेज। ये हाईली इंफेक्शियस होती है, तो लिखो ये। राकेश बुधिया का अभी भी वही कमेंट है, सर जनरेशन टाइम और वायरुलेंस में डिफरेंस बताओ। जनरेशन टाइम एक पीरियड है बेवकूफों, पीरियड। एक दिन से लेके 20 दिन क्या है? ये 20 दिन है जनरेशन टाइम। और जिस दिन सिम्टम्स पीक पे आते हैं उस स्टेज का नाम है वायरुलेंस। वायरुलेंस का मतलब है जब सिम्टम्स सीवियर हो जाए, जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीवियर हो जाए उसको बोलते हैं वायरुलेंस। और एक दिन से 20 दिन आने में जो टाइम लगता है वो जनरेशन टाइम है। मैंने इतना समझाया, इतना समझाया, बस आपका ध्यान। सर ये सेम ही, वायरुलेंस का मतलब है स्टेज, जब कोई भी सिम्टम्स पीक पे पहुंच जाए। अब आता है इरप्टिव स्टेज, स्किन के ऊपर रेसे जाएंगे, स्किन के ऊपर रेसे जाएंगे, सेकंड स्टेज। अब देखना कैसे होंगे, रेड कलर के। पहला कहां आएगा? कान के पीछे, फर्स्ट रेसेज, कान के पीछे, जिसको बोलते हैं रिट्रो ऑरिकुलर। कौन सा बोलेंगे? रिट्रो ऑरिकुलर। दो देखो, रेसेज की 4-5 स्टेज होती है, मैं आपको समझाता हूँ। पहला सबसे छोटा सा आता है, इसको बोलते हैं मैक्यूल। फिर थोड़ा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं पेप्यूल। फिर उसके अंदर पानी भर जाता है, उसको बोलते हैं वेसिकल्स। फिर उसके अंदर पस भर जाता है, उसको बोलते हैं पेस्ट्यूल। उसको क्या बोलते हैं? पेस्ट्यूल। फिर उसके अंदर और ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, लास्ट में जाके स्कार बनता है। इसमें रेसेज सिर्फ मैक्यूल और पेप्यूल बनेंगे, ना तो इसके अंदर पानी भरेगा ना इसके अंदर पस भरेगा। तो रेसेज की पहली दो ही कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, मैक्यूल और पेप्यूल। दो रेसेज लिख दो, मैक्यूल और पेप्यूल। और कंजक्टाइवा के ऊपर एक स्पेशल साइन दिखता है, स्टिम्सन लाइन। कंजक्टाइवा के ऊपर एक स्पेशल लाइन दिखती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टिम्सन लाइन। जो कौन सी बीमारी में दिखती है? मीजल्स में दिखती है। जल्दी लिखो फटाफट।
हो गया, ये समझ आ गया आपको रेसेज? रेसेज वाली बीमारी कौन कौन सी होती है? रूबेला में रेसेज आते हैं, चिकन पॉक्स में आते हैं, स्मॉल पॉक्स में आते हैं, स्कारलेट फीवर में स्किन के ऊपर रेसेज आते हैं, मीजल्स में आते हैं। ये रेसेज वाली बीमारियां होती है 4-5। इसमें पहले कहाँ हुआ? कान के पीछे। कितनी स्टेज? 2। नेक्स्ट, अब आती है पोस्ट इरप्टिव। पोस्ट इरप्टिव में क्या हो सकता है? मरीज को निमोनिया हुआ होगा, सीधी बात है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ग्रोथ रिटार्डेशन, दूसरे इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, ये पोस्ट इरप्टिव कन्वर्जिंग स्टेज की बात है, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट स्टेज, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट या रिकवरी स्टेज। कौन सी स्टेज? रिकवरी स्टेज। हो गया, इतना समझ आ गया? ये रिकवरी स्टेज है, कन्वर्जेंट स्टेज है, ठीक है ना? अब लिखो कॉम्प्लिकेशन। ओटाइटिस मीडिया और निमोनिया दो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। मैं मोस्ट कॉमन बोलता हूं, इसको मैं लिस्ट कॉमन बोलता हूं। लिस्ट कॉमन, बट लिस्ट कॉमन का मतलब है रेयर बट खतरनाक, बट डेंजर, फेटल, इससे जान जा सकती है। सवाल आ सकता है, मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल्स, आप बोलोगे SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोपेनिन्सेफेलाइटिस, ब्रेन, पूरे ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाना, रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लिस्ट कॉमन है लेकिन डेंजर है। निमोनिया मोस्ट कॉमन है, ओटाइटिस मीडिया मोस्ट कॉमन है, होगा ही होगा। तो ये तो हो गया कॉम्प्लिकेशन, हो गया कॉम्प्लिकेशन। लिखो फटाफट, बाद में लिखते रहना है ना, बाद में भी तो लिख सकते हो ना, इतना जरूरी है क्या अभी लिखना? मेरे हिसाब से बाद में ही लिखते होंगे आप सभी। हो गया? हाँ, अब लिखो नेक्स्ट। इंसेफेलाइटिस भी हो सकता है 1000 में एक केस में, लेकिन आपको लिस्ट कॉमन यही याद रखना है। कौन सा? SSPE। अब लिखो नेक्स्ट, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब मीजल्स को बचाना है, होने नहीं देना है। होने से पहले क्या कर सकते हैं? मीजल्स की वैक्सीन आती है, 9 मंथ एज पे लगती है, अपन वैक्सीनेशन में पढ़ेंगे। 0.5 ml देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, स्टेराइल वाटर में डाइल्यूट करके देते हैं, राइट अपर आर्म के ऊपर देते हैं, मीजल्स की वैक्सीन देते हैं, और सेकंड वैक्सीन MMR, दोनों मिला के लगभग हम 95% क्रॉस कर जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? निमोनिया का ट्रीटमेंट है, और इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं। कौन सा? 0.25 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। ये वैक्सीन बता दी दोनों, सबक्यूटेनियस रूट है, स्टेराइल वाटर में डाइल्यूट करते हैं, राइट अपर आर्म के ऊपर देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, हम इम्यूनाइजेशन में पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? जो सिम्टम्स है उसको ट्रीट करना है। निमोनिया है, ओटाइटिस मीडिया है, और इम्यूनिटी के लिए हम क्या दे सकते हैं? 0.25 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आप बाद में लिखते हो, हमें क्या ही चाहिए? यही चाहिए हमें तो, फटाफट।
हो गया इतना। अब ये ट्रीटमेंट हो गया। अब एक बहुत बड़ा WHO ने एक कैंपेन चलाया था, उस कैंपेन के बारे में याद रखना जरूरी है, नेक्स्ट एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आएगा। विटामिन ए भी देते हैं क्योंकि मीजल्स की कम, देखो एक आपको याद रखने का तरीका, मीजल्स की वैक्सीन लगती है 9 मंथ एज पर, और विटामिन ए होता है उसकी जो सिरप आती है वो भी 9 मंथ एज पर। इसका मतलब याद करो कि मीजल्स होने पे कौन सा विटामिन दिया जाता है, विटामिन ए। ट्रिक से भी याद कर सकते हो, क्योंकि मीजल्स में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसको केरेटोमलेशिया बोलते हैं अपन लोग। आंखें भी कमजोर हो जाती है, ये कॉर्निया एकदम ऐसे मलेशिया सॉफ्ट हो जाता है और आंखें कमजोर हो जाती है, और मीजल्स में होता है, इसीलिए हम इसको विटामिन ए भी देते हैं। कौन सा प्रिकॉशन रखना है, एयरबोर्न रखना है। अब एक सबसे बड़ी चीज जो बता रहा हूं आपको, WHO ने है मीजल्स को एलिमिनेशन करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है कैच अप, कीप अप, फॉलो अप। सुनो सवाल, WHO ने मीजल्स एलिमिनेशन के लिए क्या प्रोग्राम चलाया? प्रोग्राम का नाम है कैच अप, कीप अप, फॉलो अप। सवाल आएगा, WHO मीजल्स कैंपेन प्रोग्राम का कौन सा इंक्लूड नहीं है? लास्ट में कुछ लिखा होगा, कुछ और, डी ऑप्शन में कुछ और लिखा मिल सकता है। कैच अप, कीप अप, फॉलो अप, 3 इसके इवेंट है। चौथा हो सकता है मॉप अप, चौथा ऑप्शन हो सकता है कंटिन्यू अप, चौथा ऑप्शन हो सकता है लिव इट, कुछ भी हो सकता है। आपको 3 या और तीनों का सीक्वेंस याद रखना है। पहले कैच करो, कैच करके रखो, फिर फॉलो करो। पहले क्या इसका मीनिंग क्या है सर? मीनिंग तो बताओ, समझ में नहीं आया तो देखो इधर आओ। पहला क्या है? WHO मीजल्स एलिमिनेशन स्ट्रेटजी क्या है? कैच अप। दूसरा कीप अप, तीसरा फॉलो अप। सुनो, कैचअप का मतलब क्या है? एक बात समझना मेरी, यहां पे आपको सवाल याद करना पड़ेगा। यहां आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, प्लीज। यहां सवाल बन रहे हैं बहुत सारे। कैचअप, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, डॉक्टर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जो भी है कम्युनिटी में जाएगी 9 मंथ से लेके 14 साल तक के बच्चे को, 9 मंथ टू 14 ईयर ऑफ द एज, जो भी बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगवानी है। कैच करना, पकड़ के लाओ, 9 मंथ से 14 साल तक के जितने भी बच्चे उसको पकड़ के लाओ। पहला कैंपेन, पहले 9 मंथ से 14 साल तक के बच्चों को लाए। दूसरा है कीप, ऐसा करते रहो करते रहो करते रहो, और 95% बच्चों को गोल, ये सवाल आएगा, ये गोल आएगा कि WHO ने मीजल्स की वैक्सीनेशन का कीप अप प्रोग्राम में कितना टारगेट रखा है? आप बोलोगे सर 95% टारगेट रखा है, किसके अकॉर्डिंग? WHO के मीजल्स एलिमिनेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। उस कैंपेन की कौन सी यूनिट? कीप अप में। कैचअप में क्या? 9 ईयर टू 14 ईयर, 9 मंथ टू 14 ईयर। कीप में 95%। फॉलो अप में, सुनो एक बात, मान लो ये 2022 चल रहा है, एक डॉक्टर है, एक नर्सिंग ऑफिसर है और एक ANM है, तीनों मिलके कम्युनिटी में गए। उन्होंने बोला 9 महीने से 14 साल तक के बच्चों की लिस्ट बनाई, उसको लाया, उनको बोला वैक्सीन लगवाने आना है, इसको बोलेंगे कैचअप। फिर उन्होंने बोला ऐसे बसे जितने भी हैं 95% बच्चों को लेके आओ, इसको बोलेंगे कीप अप। अब हर 2-3 साल बाद, हर 1-2 साल बाद या 3-4 साल बाद क्या और बच्चे पैदा नहीं होंगे? होंगे। एक बार किसी में 95% बच्चों की वैक्सीन लगा दी तो क्या नए बच्चे पैदा नहीं होंगे? होंगे। तो जो नए बच्चे पैदा होंगे उसको भी लाना है, मतलब प्रोग्राम को फॉलो करते रहना है। सबसिक्वेंट नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन कंडक्ट एवरी 2 to 4 ईयर, क्योंकि जो बच्चे बाकी रह गए हैं या जिन बच्चों का जन्म बाद में हुआ है, बोर्न आफ्टर द कैचअप कैंपेन, इस कैंपेन के बाद में जन्म हुआ, वो फॉलो अप में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। क्या समझे?
9 महीने से 14 साल 95% जो बाद में पैदा हुए वो कैच अप, कीप अप, फॉलो अप। पहले कैच करो, 95% को कैच करो, बाद में जन्म लिया उसको कैच करो। समझ में आ गया? मीजल्स, मीजल्स समझ में आया? आया मीजल्स समझ में कि नहीं आया बताओ? अब देखो आगे बढ़े, लिखते रहना बाद में। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग लगाओ रुबेला। अब देखो रुबेला और मीजल्स सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। मीजल्स खतरनाक है, रुबेला कम खतरनाक है, लेकिन रुबेला एक मामले में बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है एक मामले में। वो मामला क्या है चलो मैं बताता हूं आपको। रुबेला खतरनाक है कैसे? रुबेला जिसका नाम है जर्मन मीजल्स, मैंने क्या बताया? जर्मन मीजल्स, मैंने बोला ना जर्मन मीजल्स, इसको बोलते हैं 3 डे मीजल्स। ये मीजल्स का छोटा रूप है। ये इसका वायरस का नाम है आरएनए टोगा वायरस, रुबेला वायरस ही है, तो सवाल नहीं है। मैंने बोला था चिकन पॉक्स और रुबेला का एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन से ज्यादा है, तो आ गया 14 दिन से ज्यादा। स्मॉल पॉक्स और मीजल्स का 14 दिन या 14 दिन से कम है, एवरेज 18 दिन है। कम्युनिकेबल पीरियड रेसेज आने के, सिम्टम्स आने के 1 वीक पहले से लेके 1 वीक बाद तक, मतलब 14 दिन तक पेशेंट को आइसोलेट रखना पड़ेगा। हो गया? सिम्टम्स आए आज, इससे 1 वीक पहले से 1 वीक बाद, तो हो गए 7 दिन इधर और 7 दिन इधर उधर। मरीज को मीजल्स में 7 से 9 दिन आइसोलेट रखना पड़ता था, इस पेशेंट को आइसोलेट रखना पड़ेगा कितना? इतना। आया समझ में? हाँ, प्रगति एक क्वेश्चन पूछ रही है मेरे से कि सर जो आप ऑफलाइन के जो नोट्स होते हैं उसमें सेम कंटेंट होता है जो आप पढ़ाते हो, या फिर ऑफलाइन नोट्स से भी एक्स्ट्रा टीच करते हो? देखिए आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। हम नोट्स वही है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन ऑफलाइन में हम बहुत सारा एक्स्ट्रा चीजें बताते रहते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें, क्योंकि वो सामने स्टूडेंट बैठ रखे होते हैं। बहुत सारी कॉमेडी कॉमेडी में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें चलती है, एंटरटेनमेंट में ऊपर की छत भर जाती है कॉपी की। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, जो टॉपिक चल रहा है मुझसे रिलेटेड ही बात करते हैं, उससे अलावा बात नहीं करते। ऑफलाइन में जब आप नोट्स चेक करोगे तो जो कम्युनिटी के नोट्स है वो यही है, एकदम यही है, लेकिन बीच में एमएसएन का कोई टॉपिक, जैसे एक कोई वर्ड आ गया, मान लो पीडिया की कुछ बात आ गई, मान लो ओबीजी का कुछ वर्ड आ गया, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करते रहते हैं, हम उसके बारे में भी बताते रहते हैं, ताकि लोगों के पास चीजें पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचे। कंटेंट सेम है, ये कंटेंट सेम है, लेकिन एक्स्ट्रा होता है दूसरे सब्जेक्ट का, कुछ वर्ड का, कुछ टॉपिक का, कुछ वर्ड, कुछ ऐसी चीजें, वो एक्स्ट्रा होगी। वो ऑफलाइन में हो सकती है, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, इतना नहीं बता पाते हम लोग। वो सब हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो टॉपिक चल रहा है उसी के बारे में बात करनी पड़ती है। ठीक है, जिसके पास ऑफलाइन के नोट्स है वो ले सकता है। ऑफलाइन के स्टूडेंट तो बहुत ही बिंदास, बेइंतहा शानदार, वहाँ माहौल भी बहुत अच्छा रहता है, समझ में आता रहता है, चीजें अच्छे से हैंडल होती रहती है। थैंक यू, कोई ना, है ना। ये कम्युनिकेबल पीरियड समझ आ गया। अब इसका साइन,
मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट, नेजोफेरेंजियल सिक्रेशन, ब्लड से, स्टूल से, यूरिन से, और सबसे खतरनाक ये है जो मैं अभी बताऊंगा, मदर को प्रेगनेंसी में अगर रुबेला है तो बेबी को इतना खतरनाक इन्फेक्शन होता है, इतना खतरनाक इन्फेक्शन होता है वो जिसकी कोई हद नहीं, वो मैं बढ़ाऊंगा। ये लिख लो आप, बाद में लिख लेना, वैसे तो क्या ही लिखोगे अभी। ड्रॉपलेट, स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग, नेजोफेरेंजियल सिक्रेशन, ब्लड से, स्टूल से, यूरिन से फैल सकता है। ट्रांसप्लेसेंटल, मदर टू फीटस, मदर टू, क्लियर बात है, आगे समझ में। अब देखो एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी काम की बात। इसमें रुबेला में आपको क्या याद रखना है, रुबेला में याद क्या रखना है, रुबेला में पहला सवाल याद रखना है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। दूसरा याद रखना है इसका कम्युनिकेबल पीरियड कितना होता है। तीसरा याद रखना है ड्रॉपलेट, नेजोफेरेंजियल, वायरस, ट्रांस, इसमें बारे में मैं बात करूंगा बाद में, वो याद रखना पड़ेगा। अब आता है कैसे एंट्री होती है, मैंने बताया रेस्पिरेटरी, बच्चों में हो सकता है विंटर सीजन, रेस्पिरेटरी है तो कौन से सीजन में, विंटर। एक टेस्ट करते हैं उसका नाम है हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, इस टेस्ट का नाम लिख लो बस। रुबेला में एक टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं हीम, ये तो लिख लिया आपने पहले, ये लिखो अब नेक्स्ट। उसके बाद हम बहुत इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है जो कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो बहुत काम का है। हाँ, लिख लिया, बाद में लिखते रहना ना, तुम लिखते जाओ, मुश्किल मेरी मैं मंजिल लिख दूंगा, सही बता रहे हो। अब देखो इसमें क्या था, ये कहां से आ गया, पोर्टल ऑफ एंट्री, प्री इरप्टिव स्टेज। अब इसमें एक बात बता रहा हूं सुनो, इसकी भी 3 स्टेज, इसके में स्किन के ऊपर रेसेज आता है, तो रेसेज के पहले वाली, रेसेज के बाद वाली, इसको बोल दू प्री इरप्टिव, इसमें रेसेज वाली इरप्टिव, इसमें पोस्ट इरप्टिव या कन्वर्जेंट। ये मैंने क्या बताया, 3 डे मीजल्स बोलते हैं इसको। अब देखो चीजों को कोरिलेट करना है, एकदम सिंपल सिंपल कोरिलेट करना है। इसके अंदर सिंपल सी बात है कि ये मीजल्स का छोटा रूप है, मीजल्स का छोटा रूप है, मीजल्स का छोटा रूप है। इसका मतलब मीजल्स वाले सेम साइन आएंगे कस में, रेस्पिरेटरी में, क्या क्या, फीवर आएगा लो ग्रेड, कोराइजा होगा, सॉर थ्रोट होगा, कफ नहीं होगा। याद रखना रुबेला में कफ नहीं होता है। लिम्फेडिनोपैथी खूब होती है, कहां पर, पोस्ट ऑरिकुलर और ये वर्टिब्रा के पीछे, यहाँ पोस्ट सर्वाइकल, यहाँ पर पोस्ट ऑरिकुलर कान के पीछे, और लिम्फ नोड की ग्रोथ हो जाती है। एक पटेची होता है कहां पर, सॉफ्ट पैलेट पर, उसको हम बोलते हैं फॉर्चिमर स्पॉट। ये याद रखना, हमारा जो ओरल कैविटी का रूफ टॉप है, उसके अंदर ऐसे पिन पॉइंट हेमरेजिक साइन, लाल लाल, उसको बोलते हैं हम लोग पटेची। जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको हम इकाइमोसिस बोलते हैं, बहुत बड़ा हो जाए हीमेटोमा, क्यों होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से। ये डिजीज कई कई बार पटेची करवाता है। और कहां पे होता है ये साइन, फॉर्चिमर साइन कहां होता है, सॉफ्ट पैलेट के ऊपर रेड पिन पॉइंट हेमरेजिक स्पॉट दिखते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्चिमर लाइन। मीजल्स में कौन सी लाइन थी, स्टिमसन लाइन, कहां थी वो, कंजक्टाइवा के ऊपर। मीजल्स में कौन सा स्पॉट था, कॉप्लिक स्पॉट, कहां था, ओरल कैविटी में, फर्स्ट और सेकंड लोअर मोलर टीथ के सामने। इसमें क्या है, फॉर्चिमर स्पॉट कहां पर है, सॉफ्ट पैलेट पे, कहां पर है, सॉफ्ट पैलेट पे, याद रहेगा। याद रहेगा, कफ नहीं होता,
इसीलिए छोटा मीजल्स होता है, ये थर्ड डे मीजल्स बोलते हैं इसको। ये याद रख लोगे तो बहुत है आपके लिए। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत काम का है। चलो, इरप्टिव स्टेज में रेसेज पहला फेस के ऊपर आता है, रेसेज ऑन फेसेज, रेस ऑन फेस किसमें, रूबेला में। रूबेला में कहां पर आता है, फेस के ऊपर आता है। ठीक है, कैसे कलर का होता है, ऐसे वो भी मैक्यूलो पेप्यूलर, ये मैक्यूल और पेप्यूल, पस नहीं बढ़ता, फ्लूइड नहीं बढ़ता, बस 2 स्टेज, 3 दिन में डिसअपियर हो जाता है, इसलिए इसको थर्ड डे मीजल्स बोलते हैं। एक बार होने के बाद जिंदगी भर वापस नहीं होता, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। स्किन के ऊपर ब्लूबेरी मफिन, जो रेसेज आते हैं इसलिए स्किन कैसी हो जाती है कई कई बार, ब्लूबेरी मफिन स्किन, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका है, रूबेला का। रूबेला में एक तो फॉर्चिमर स्पॉट आता है सॉफ्ट पैलेट के ऊपर, ब्लूबेरी मफिन रेस स्किन हो जाती है, उसको किसका साइन है, रूबेला का साइन है। ये भी याद रखना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक तो मैंने बोला थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, जो फॉर्चिमर स्पॉट होती है, प्लेटलेट कम हो जाती है। अब सीआरएस, तीसरा इंसेफेलाइटिस। सीआरएस क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताना, कॉम्प्लिकेशन बताना, सीआरएस की फुल फॉर्म बताना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, जल्दी। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, क्या सिंड्रोम, कंजेन मतलब कंजेनाइटल का मतलब क्या, किसको होगा ये, सीआरएस किसको होगा, मदर को या बेबी को, पहले तो ये बताओ। चलो, सीआरएस किसको होगा, मदर को या बेबी को, सीआरएस किसको होगा, मदर को या बेबी को, प्लीज। मदर को या बेबी को, अरे कंजेनाइटल बीमारी मदर को होगी कि बेबी को होगी, बेबी को होगी, होगी क्यों, कंजेनाइटल का मतलब क्या है कि मदर को रुबेला था, कब, प्रेगनेंसी में, अरे कौन से ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रुबेला हो गया, अगर मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रुबेला हो गया तो बेबी को सीआरएस हो जाएगा। और सीआरएस का मीनिंग क्या होता है वो हम पढ़ते हैं, तो करो सीआरएस, लगाओ हेडिंग सीआरएस। टेरेटोजेनिक रुबेला इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन टेरेटोजेनिक है, व्हाट इज टेरेटोजेनिक, टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन होता है, टेरेटोजेनिक ड्रग होती है, टेरेटोजेनिक इन्वायरमेंट होता है ना। टेरेटोजेनिक का मतलब होता है मदर ने कुछ भी खाया उसकी वजह से बेबी की जिंदगी पर परमानेंट डैमेज हो जाए, दैट्स कॉल्ड टेरेटोजेनिक। मदर को कोई भी इंफेक्शन हुआ बेबी को हो जाए टेरेटोजेनिक, मदर ने कोई ड्रग ली बेबी को परमानेंट डैमेज कर दे, टेरेटोजेनिक ड्रग।
ऐसा इन्फेक्शन जो मदर की वजह से बेबी को होता है उसको टेरेटोजेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? टेरेटोजेनिक। ये क्या है? टेरेटोजेनिक रूबेला इन्फेक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मोस्ट खतरनाक, मोस्ट डेंजरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देन ट्रांसफर टू फीटस। खतरनाक इन्फेक्शन सवाल आ सकता है कि बताइए कौन सा इन्फेक्शन मोस्ट डेंजरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? आप बोलोगे रूबेला। न्यूबॉर्न हैज आईजीएम आफ्टर बर्थ, 6 महीने बाद तक एनजी। देखो दो प्रकार के एंटीजन बनते हैं, आईजीजी, आईजीएम। हाथों हाथ इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा, आईजीएम तुरंत, आईजीजी बाद में। हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन बाद में, तब आपको पता चलेगा क्या होता है GAMDE, क्या क्या होते हैं सारे। याद रखना। अब एक बात बताता हूं, CRS क्या होता है? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। इसके 3 साइन होते हैं, क्लासिकल ट्रायड। इसमें 3 पार्ट डैमेज होते हैं। क्लासिकल ट्रायड का मतलब इसमें 3 पार्ट डैमेज होते हैं। कितने पार्ट डैमेज होते हैं? 3। कौन कौन से होंगे 3? चलो बात करते हैं। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, इसमें कितने पार्ट डैमेज होते हैं? 3 पार्ट डैमेज होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? वापस बताता हूं। एक होता है ईयर, आप बताते रहो तब तक। एक होता आई, एक होता हार्ट। किसका? बच्चे का। ईयर के अंदर होता है डेफनेस। क्या हो जाता है? डेफनेस। कौन सा डेफनेस? SN, सेंसोरी न्यूरिंग हियरिंग लॉस, इनर ईयर डैमेज हो जाता है। ब्रेन कौन बोला रे? ईयर बोलना है। आई, कंजेनाइटल कैटरैक्ट। कैटरैक्ट 3 प्रकार का होता है, इसमें कौन सा होता है? एक कैटरैक्ट, कंजेनाइटल कैटरैक्ट। हार्ट, हार्ट में होता है PDA, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। क्या होता है? पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। अभी भी प्रगति ब्रेन बोल रही है, बेवकूफ है तुम, और कुछ नहीं। डीपनेस, कार्डियक मालफॉर्मेशन। कैटरैक्ट में लिख दो कंजेनाइटल, कार्डियक में लिख दो PDA, डीपनेस में लिख दो सेंसोरी न्यूरिंग हियरिंग लॉस। 3 प्रकार का हियरिंग लॉस होता है। एक होता है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, एक होता है सेंसोरी न्यूरिंग हियरिंग लॉस, एक होता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। इसमें कौन सा होता है? SNHL। अब तीनों के बारे में बात करूं, थोड़ी थोड़ी बात करूं तीनों के बारे में, क्या क्या होता है। पहला करो डेफनेस। डेफनेस का मतलब यही होता है कान, अंदर वाला कान खराब हो जाता है इस वायरस की वजह से। 3 प्रकार बता दी। कैटरैक्ट 3 प्रकार का होता है। एक होता है कैटरैक्ट का मतलब क्या है? चलो मैं बताता हूं कैटरैक्ट का मीनिंग क्या है। चलो अपन समझ ही लेते हैं 2 मिनट। कैटरैक्ट का मतलब होता है धुंधलापन, ओपेसिटी ऑफ द लेंस, ओपेसिटी ऑफ लेंस। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पहला सेनाइल, सेनाइल का मतलब एज रिलेटेड, जो ओल्ड एज में होता है उसको बोलते हैं एज रिलेटेड कैटरैक्ट। दूसरा ट्रॉमेटिक, कोई एक्सीडेंट, कोई आंख में बचीड़ लग जाए उसकी वजह से होता है। तीसरा कंजेनाइटल, जन्मजात, जैसे कि ये 3 कैटरैक्ट। इसमें कौन सा हो रहा है? कंजेनाइटल। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? ये।
मोस्ट कॉमन कैटरेक्ट है ब्लाइंडनेस का रीजन। अब आता है नेक्स्ट, लिख लिया आप तीनों समझ गए। लेंस धुंधला हो गया, धुंधलापन ऑफ द लेंस। फिर आता है पीडीए। पीडीए क्या है? ए साइनोटिक या साइनोटिक, ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। मैं लिख रहा हूं वो सुन लेना, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज in which कनेक्शन बिटवीन, जन्म के बाद तो एबनॉर्मल ही होगा ना, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन पीडीए, पेटेंट मतलब खुला, डक्टस मतलब डक्ट, आर्टीरियोसस मतलब आर्टरी, तो कनेक्शन बिटवीन टू आर्टरीज। कौन सी टू? एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। ये भी एक आर्टरी हो गई, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। एरोटा भी क्या है? बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी क्या है? जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है। ये कहां से निकलती है? राइट वेंट्रिकल से। ये कहां से निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। हम इसके बारे में समझते हैं, 5 मिनट लगेंगे, बस समझ लेते हैं। समझ ले? आप बोलो तो समझ ले। हाँ ठीक हो, आप सभी तैयार हो? चलो ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखो इसमें क्या क्या सवाल। पहला, ये ए साइनोटिक क्यों है? साइनोटिक क्यों नहीं है? दूसरा, आर्टीरियोसस मतलब दो आर्टरी के बीच में कनेक्शन, कौन कौन सी आर्टरी? तो बताओ, इस आर्टरी में कनेक्शन है तो एरोटा में तो साइनोटिक ब्लड, प्योर ब्लड होता है, तो ब्लड इधर से इधर आएगा या इधर से उधर जाएगा? दूसरा सवाल ये। तीसरा सवाल, ये खुला रहता क्यों है, बंद क्यों नहीं होता है? चौथा सवाल, अगर ये खुला रह गया तो ब्लड इधर से उधर क्यों जा रहा है, इधर से उधर क्यों नहीं आ रहा है? ये भी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर इधर से उधर जाए तो साइनोटिक होना चाहिए, लेकिन ये ब्लड लेफ्ट से राइट क्यों आ रहा है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है इसमें जो ए साइनोटिक है, साइनोटिक क्यों नहीं है? अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, कैसे बंद होगा और कैसे खुला रहता है, अब बात करते हैं। चलो, ये हार्ट है हार्ट, ये है ट्राइकस्पिड वॉल, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये माइट्रल या बाइकस्पिड वॉल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से क्या निकलता है? एरोटा। यहां से क्या निकलती है? ऑक्सीजन, डीऑक्सीजन ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जा रही है किधर? लंग्स की ओर जा रही है। इधर क्या है? ये किधर जा रहा है? पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है। अब इसमें क्या होता है? जन्मजात ये पल्मोनरी आर्टरी, ये एरोटा, ये एरोटा, ये एरोटा, ये पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों के बीच में एक कोई डक्ट बन जाती है, एक कोई ट्यूब बन जाती है। अब इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जाएगा लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए, लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया एक डक्ट के माध्यम से, और ये कनेक्शन खुला रह गया। खुले को बोलते हैं पेटेंट। एक डक्ट है इसलिए बोलते हैं डक्ट। आर्टीरियोसिस का मतलब होता है, आर्टीरियोसिस का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन टू आर्टरी। ये भी क्या है? आर्टरी। ये भी क्या है? आर्टरी। दो आर्टरी के बीच में कनेक्शन होगा उसको बोलेंगे आर्टीरियोसस। एक आर्टरी और एक वेन होगा तो उसको आर्टीरियोसस नहीं बोलेंगे। दो वेन के बीच में कनेक्शन होगा उसको बोलेंगे वेनोसस। उसको क्या बोलेंगे? वेनोसस। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो हम इसको पीडीए को शॉर्ट में समझते हैं, 1 मिनट में। क्या समझते हैं? कि ये एसाइनोटिक क्यों है, बस इतना ही ध्यान रखना हमें। तो जन्म से पहले लंग मैच्योर नहीं होता,
इधर वाला जो ब्लड आता है आगे जाने की जगह नहीं होती, लंग्स में जाने की जगह नहीं होती, तो ये ब्लड इधर चला जाता है। 70% तो इधर चला जाता है, जो 30% आता है वो इधर चला जाता है। तो राइट टू लेफ्ट। जन्म से पहले तो ये कैसे जाता है ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी टू एरोटा, लेकिन जो ही बेबी का जन्म हुआ, लंग्स मैच्योर, लंग्स मैच्योर मतलब लंग्स का रास्ता खुल गया, तो सारा ब्लड इधर जाएगा। इसका मतलब इधर वाला प्रेशर कम हो गया, प्रेशर का मतलब आगे रास्ता खुल गया। जितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होता है उतना ही प्रेशर ज्यादा होता है। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, जितना प्रेशर ज्यादा उतना ही ऑब्स्ट्रक्शन। तो इधर वाला रास्ता खुल गया, प्रेशर कम। अब जन्म के बाद में लेफ्ट साइड का प्रेशर बढ़ जाता है, जन्म से पहले राइट साइड का प्रेशर ज्यादा होता है। अब इधर का प्रेशर बढ़ा तो ये सारा ब्लड इधर चलेगा। इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, तो इधर से उधर जाएगा। इधर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। जन्म के बाद पीडीए हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगा, कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं जाएगा। कैसे जाएगा पीडीए में, लेफ्ट टू राइट, कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा है। तो ब्लड हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जाएगा, इधर राइट टू लेफ्ट क्यों जाता है, प्लीज सुने मेरी बात, मैं समझा दूंगा। जन्म के बाद जो ही लंग्स मैच्योर होंगे, बच्चा जोर से सांस लेगा, पहली बार जिंदगी में लंग्स खुल जाएंगे, बच्चा सांस लेता है, इसका मतलब लंग्स। बच्चा जन्म के बाद रोता है, इसका मतलब लंग्स काम कर रहा है। बच्चा रोता नहीं है, इसका मतलब लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। बच्चा जो ही रोएगा लंग्स खुल जाएंगे, लंग्स एक्सपेंड होंगे, इसका मतलब प्रेशर कम हो जाएगा, इधर वाला प्रेशर बढ़ेगा। इधर वाला प्रेशर बढ़ेगा तो अब इधर वाला ब्लड बॉडी को सप्लाई हो रहा है, और ये अभी तक खुला है, अभी ये खुला है तो ब्लड इधर से इधर जाएगा, ब्लड इधर से इस साइड लेफ्ट टू राइट जाएगा। और लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। इधर कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस प्यूरिफाई होने जा रहा है, तो बॉडी को कैसे सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ही तो हो रहा है। हाँ वो कम रहा है, लेकिन वो तो ऑक्सीजनेटेड रहा है ना। बॉडी को सप्लाई ब्लड कैसा हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड। क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को में डीऑक्सीजनेटेड आया क्या, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड मिला क्या, नहीं मिला। मिक्स हुआ क्या, नहीं हुआ। संटिंग हुई क्या इधर वाले ब्लड की, इसमें नहीं। इधर वाला इधर गया है, लेफ्ट वाला ब्लड राइट में गया है, गया कि नहीं गया, गया है। इसका मतलब बॉडी को तो ऑक्सीजनेटेड ही मिल रहा है। बॉडी को साइनोसिस कब होता है, जब ये ब्लड इधर आ जाता, तो बॉडी को कैसा मिलता, डीऑक्सीजनेटेड। तो जब जब बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है तो साइनोसिस होता है, अदरवाइज नहीं होता। शॉर्ट में, बाकी आप पीडीएफ में पढ़ोगे, मैंने इतना बताना था बता दिया आपको। अब रुबेला की प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन यूज लेते हैं, एमएमआर की वैक्सीन आती है। ये कौन सी बनी होती है, रुबेला स्ट्रेन होता है, जिसको बोलते हैं RA27/3 स्ट्रेन। 0.5 ml सबक्यूटेनियस सिंगल डोज एमएमआर वैक्सीन। कौन सी, सिंगल डोज एमएमआर वैक्सीन होती है। 15 से 18 प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन नहीं दे सकते। किसी को हो गया रुबेला, मदर को हो गया तो मदर को नहीं देना। अब आपके पास में 3 मरीज है, कितने मरीज है, 1 2 3, आपके पास 3 पेशेंट है, आपके पास एक ही वैक्सीन की डोज है, तो बताओ सबसे पहले किसको दोगे। मैं सवाल देता हूं, एक वैक्सीन है रुबेला की, डोज 3 पेशेंट है। ऑप्शन ए 15 से 45 साल की फीमेल, बी 2 साल का बच्चा, सी एडोलेसेंट या प्यूबर्टी बॉय या गर्ल, कोई भी। बताओ आप किसको दोगे। बताना किसको दोगे प्लीज। देखो बहुत अच्छे से तो पीडीएम पढ़ोगे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं तो बस शॉर्ट में बताया 1 मिनट में, इसको बहुत अच्छे से वहां पढ़ोगे आप। बच्चे को नहीं दोगे, क्यों, बच्चे को क्यों नहीं दोगे।
अरे बच्चे को क्यों नहीं दोगे, मदर को दोगे पहले, 15 से 45 साल वाली फीमेल को दोगे। ऐसा क्यों? अरे बच्चे को नहीं चाहिए क्या? रुबेला किसको होता है, बच्चे को होता है, मदर को होता है? सब जने ये कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं देंगे बच्चे को? अरे बच्चे को रुबेला हो गया तो बच्चे की जान नहीं जाएगी। बच्चे को रुबेला हो भी गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तो 1-2 दिन खांसी आएगी, तो कफ नहीं आएगा, कोराइजा होगा, 1-2 रुबेला होगा, 2-4 बार तड़का, निमोनिया होगा, बच्चा तैयार हो जाएगा। लेकिन मदर 15 से 45 साल की, अरे दे चुके नहीं इंपॉर्टेंट है, बेवकूफ प्रिया तिवारी, गलत जवाब मत दो, रीजन समझो। अगर 15 से 45 साल की फीमेल को बोलते हैं एलिजिबल, एलिजिबल कपल, जिसके अंदर, जिसको बोलते हैं चाइल्ड बियरिंग फीमेल, अगर बाई चांस मदर को नहीं दिया और मदर उस टाइम प्रेग्नेंट हो गई और मदर को रुबेला इन्फेक्शन हो गया, तो बेबी की जान गई, परमानेंट, बेबी को जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। और कोई जिंदा बच्चा है 2 साल का, उसको रुबेला हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मदर को रुबेला हुआ, उसकी वजह से जन्मजात बेबी को हो गया, तो मम्मी को कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। मम्मी को कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, मम्मी की वजह से बेबी को होता है, मोनिका। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मदर, फिर आता है बच्चा। प्रायोरिटी एज ग्रुप 15 से 49 ईयर एज ग्रुप, फिर रूटीन चिल्ड्रन, इसके बाद 1 से 14 साल, फिर रूटीन चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे चिकन पॉक्स। कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे अपन लोग? चिकन पॉक्स, सही है। हो गया सही? हाँ, शाम को 7:10 में अब क्लास है यूट्यूब पे, वही जो रोजाना चलती है, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? आते हो कि नहीं आते हो आप यूट्यूब पे? कौन कौन आते हैं जो यूट्यूब पे क्लास लेने, बताना, हैंड्स अप करना। आप कितने लोग आते हो यूट्यूब पे क्लास लेने? लेते हो या बाद में ही लेते हो? आपकी मर्जी, लेना चाहो तो फ्री हो तो, मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा, बट लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइव के अंदर आप अच्छे से चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखने को मिलता है। बाद में पुरानी क्लास होती है तो इतना आनंद नहीं रहता, इतना मोटिवेशन भी नहीं रहता, समझ भी नहीं रहती। कौन कौन आता है शाम वाली क्लास? 7:10 पे क्लास होगी ना यूट्यूब पे, आते हो पक्के? सभी आते हो? हाँ, विजय कुमार तो आता, मुझे पता है, मैं नाम देखा है। मोनिका भी आती है, मुझे पता है। कुछ कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। झूठ बोल रहे हो? सुनो, झूठ झूठ झूठ, हाथ खड़ा करने से क्या होता है? शाम को देखूंगा मैं, आज आज मैं शाम को देखता हूँ आप में जोश कितना होता है, आप आते हो कि नहीं आते हो, देखते हैं। हाँ, रेशमा भी आती है, मुझे पता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ कुछ लोग आते हैं, कुछ कुछ तो नहीं आते होंगे, बहुत बढ़िया। ऐसा लगता आना चाहिए। रोजाना मॉर्निंग वाली क्लास भी चल रही है, दिन में भी चल रही है, शाम को भी चल रही है। क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने की कोशिश किया करो, ताकि चीज़ें समझ में आए जल्दी से, इजी वे में। मेरे हिसाब से मॉर्निंग में 6 बजे से होती है लाइव क्लास, मॉर्निंग में 6 बजे से होती है, दिन में 10:30 होती है, शाम को 7:10 पे होती है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं 2 घंटे बाद। अभी और क्लास होगी है ना? अभी अभी जो 15 मिनट का ब्रेक होगा उसके बाद तो क्लास होगी ही, और 7:10 पे और होगी। ऐसे मत समझना कि अभी छुट्टी होगी, नहीं, अभी तो क्लास होगी है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।